आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रखा जाता है, जी। जिस पर खुलकर बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन जिसे समझने से जीवन को देखने का नजरिया शायद पूरी तरह बदल सकता है। विषय है संभोग और आध्यात्मिकता। बिल्कुल। और इसे हम खंगालेंगे ओशो की शिक्षाओं के जरिए, जो हमारे पास मौजूद स्रोतों में बताई गई हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण और लेख हैं, वे ओशो के इस कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को सामने रखते हैं। क्रांतिकारी तो है। हाँ, आमतौर पर सेक्स को बस एक शारीरिक जरूरत, एक बायोलॉजिकल ड्राइव की तरह देखा जाता है। जी। लेकिन इन स्रोतों के मुताबिक ओशो इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। किस तरह से? एक ऊर्जा के रूप में, एक जबरदस्त शक्ति के रूप में। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ओशो के अनुसार कैसे इस शारीरिक क्रिया को चेतना और जागरूकता के जरिए एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदला जा सकता है। चलिए इस विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों में सामने आती है, हाँ, वो ये है कि सेक्स केवल एक शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि ये जीवन की सृजनात्मक ऊर्जा है, मतलब क्रिएटिव एनर्जी। सही, वही ऊर्जा जिससे दुनिया में सब कुछ पैदा हो रहा है, पर हम इसे समझते नहीं हैं। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि ये ऊर्जा एक नदी की तरह है। एक नदी की तरह। हाँ, अब ये किसी पर निर्भर करता है कि वो उस नदी को बस यूं ही बह जाने दें या उससे बिजली पैदा करें। अच्छा। ओशो का एक कथन है जो इस बात को बिल्कुल साफ करता है। वो कहते हैं, यदि आप सेक्स को केवल इच्छा की पूर्ति के रूप में अनुभव करते हैं तो यह ऊर्जा आपके शरीर से बाहर चली जाती है और खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे जागरूकता, प्रेम और ध्यान के साथ करते हैं तो यही ऊर्जा आपके भीतर रूपांतरित होती है, जमा होती है और आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है। तो यहाँ एक तरह से चुनाव का सवाल है। बिल्कुल। ऊर्जा को बाहर फेंकना है या उसे ऊपर उठाना है? ऊर्जा को ऊपर उठाना, ये सुनने में ही एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक रिलीज की तरह देखते हैं, जबकि स्रोत कह रहे हैं कि ये एक तरह का चार्ज हो सकता है। आपने सही शब्द पकड़ा, चार्ज, जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ नई ऊर्जा मिल सकती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जब प्रेम और चेतना के साथ ये अनुभव किया जाता है तो ऊर्जा बाहर निकलकर खत्म नहीं होती, बल्कि शरीर में ही एक सर्कल पूरा करती है। ये शरीर को स्वस्थ बनाती है, मन को शांत करती है और आत्मा को जगाती है। हाँ, ये सिर्फ एक पल का सुख नहीं बल्कि एक स्थायी बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अच्छा, तो ये कोई न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे पश्चिम से लिया गया हो। मुझे लगा था कि ये विचार काफी आधुनिक होगा, लेकिन स्रोत इसे हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ रहे हैं, तंत्र और योग से। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या नहीं माना गया? तो क्या माना गया? इसे हमेशा से ऊर्जा के आदान प्रदान और चेतना के विस्तार का एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। तंत्र तो इसे दिव्यता तक पहुंचने का एक रास्ता मानता है। एक मिनट, यहाँ तंत्र शब्द आते ही लोगों के मन में बहुत सी गलत धारणाएं आ जाती हैं। क्या स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं कि ओशो के नजरिए में तंत्र का असली मतलब क्या है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और स्रोत इसे साफ करते हैं। देखिए, ओशो के अनुसार तंत्र का मतलब है तकनीक या विधि। तकनीक? हाँ, ये जीवन की ऊर्जाओं को समझने और उन्हें रूपांतरित करने का विज्ञान है। और सेक्स ऊर्जा क्योंकि सबसे मौलिक और शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तंत्र उसमें गहरी रुचि लेता है। स्रोत तंत्र के दृष्टिकोण से 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहला, ऊर्जा का जागरूक संचय, यानी उसे बर्बाद ना करना। बिल्कुल, उसे बिना सोचे समझे बर्बाद ना करना। दूसरा, साथी के साथ उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, पूरे ध्यान और प्रेम के साथ। हाँ, और तीसरा, सांस के जरिए उस ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे एक दिशा देना। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, साधना। ये शब्द तो बहुत भारी लगता है। आमतौर पर लोग इसे पूजा पाठ से जोड़ते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि इस अनुभव को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखना चाहिए? ये बात कई लोगों के लिए थोड़ी अजीब हो सकती है। ये समझने वाली बात है। ओशो के अनुसार यहाँ साधना का मतलब किसी पूजा पाठ से नहीं है। तो फिर किससे? इसका मतलब है एक सचेत अभ्यास, मतलब अ कॉन्शियस प्रैक्टिस। हाँ, जैसे एक संगीतकार रियाज करता है। बिल्कुल वही। वैसे ही ये जीवन ऊर्जा के साथ रियाज करना है।
इसका मतलब है इसे एक बेहोशी में की जाने वाली क्रिया से उठाकर एक पूरी तरह होशपूर्ण जागरूक अनुभव बनाना। जब आप पूरी जागरूकता से कुछ करते हैं तो वही क्रिया ध्यान बन जाती है। इसीलिए ओशो इसे साधना कहते हैं। तो ये कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है? नहीं, ये एक आंतरिक जागरूकता का अभ्यास है। ये ऊर्जा को ऊपर ले जाने और चक्रों को सक्रिय करने की बात सुनने में बहुत रहस्यमय लगती है, लेकिन क्या स्रोत इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं? मतलब क्या इसका असर हमारे मूड पर, हमारे तनाव के स्तर पर भी पड़ता है? बिल्कुल, असल कनेक्शन तो वही है। जब प्रेम और जागरूकता के साथ सेक्स किया जाता है तो स्रोत बताते हैं कि ये दिमाग में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज करता है। अच्छा। जो स्वाभाविक रूप से तनाव और चिंता को कम करते हैं। लेकिन बात इससे भी गहरी है ना? हाँ, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये ऊर्जा संचयन का विचार सीधा कुंडलिनी जागरण से जुड़ा है। कुंडलिनी? हाँ, जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। ये शब्द भी अक्सर सुनने में आता है, पर ज्यादातर लोग इसका मतलब नहीं जानते। क्या हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं। सोचिए कि ये ऊर्जा एक रॉकेट का ईंधन है। ठीक है। ज्यादातर लोग इस ईंधन को बस जमीन पर जलाकर खत्म कर देते हैं। एक पल का धुआं और रोशनी और फिर सब खत्म। बिल्कुल, लेकिन तांत्रिक अभ्यास कहता है कि इस ईंधन को सही दिशा देकर रॉकेट को ऊपर आसमान की तरफ भेजा जा सकता है। कुंडलिनी शरीर में सोई हुई वही शक्तिशाली ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होती है। तंत्र कहता है कि जब संभोग की ऊर्जा को बाहर फेंकने की बजाय सांस और ध्यान के जरिए अंदर की तरफ ऊपर की ओर मोड़ा जाता है तो ये उस सोई हुई शक्ति को जगा देती है। हाँ, और ये जो ऊपर की दिशा है, इसी का संबंध चक्रों से है। बिल्कुल। शरीर में ये ऊपर की दिशा रीढ़ की हड्डी के साथ मौजूद ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। एनर्जी के पावर स्टेशन? आप इन्हें एनर्जी के पावर स्टेशन समझ सकते हैं। जब ये जागी हुई कुंडलिनी ऊर्जा इन चक्रों से होकर गुजरती है तो वो इन्हें सक्रिय करती है, क्लीन करती है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है मानसिक शांति, रचनात्मकता में बढ़ोतरी और एक अलग ही तरह की आंतरिक शक्ति का अनुभव। इसीलिए ओशो के शब्दों में, जैसा स्रोत बताते हैं, ऊर्जा को बाहर फेंकना आसान है, ये जानवरों को भी आता है। लेकिन उसे अपने अंदर रखना और सही दिशा में उपयोग करना असली कला है। यही मनुष्य की संभावना है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में और पूरी चर्चा में दो शब्द बार बार आ रहे हैं, प्रेम और जागरूकता। ऐसा लगता है कि इनके बिना बाकी सब बातें अधूरी हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया की चाबी हैं। इनके बिना तंत्र सिर्फ एक तकनीक बनकर रह जाएगा। स्रोत में ओशो का एक बहुत गहरा कथन है, यदि आपके सेक्स में प्रेम नहीं है तो ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन है, एक घर्षण है। लेकिन प्रेम और जागरूकता के साथ किया गया सेक्स दो आत्माओं का मिलन बन जाता है और ये जीवन को गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। हाँ, प्रेम उस ऊर्जा को एक क्वालिटी देता है, उसे शुद्ध करता है। और जागरूकता का व्यावहारिक मतलब क्या है? मतलब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल में प्रैक्टिस कैसे किया जाए? तो ये जागरूकता सिर्फ एक शब्द नहीं है। स्रोत इसके बहुत प्रैक्टिकल मतलब बताते हैं। जैसे क्या उस पल में अपने साथी की सांसों को महसूस किया जा सकता है? क्या ध्यान सिर्फ शारीरिक क्रिया पर है या उस ऊर्जा पर जो दोनों के बीच बह रही है? अच्छा। जागरूकता का मतलब है हर स्पर्श को पूरी तरह महसूस करना और दिमाग में चल रहे बाकी सारे विचारों को एक तरफ रखकर। हाँ, पूरी तरह से उसी पल में मौजूद रहना, अपनी सांस पर ध्यान देना, गहरी और शांत। जब ऐसा होता है तो ये अनुभव मैकेनिकल होने के बजाय एक मेडिटेटिव अनुभव बन जाता है। और ये सिर्फ आनंद नहीं बल्कि दो लोगों के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संबंध को भी मजबूत करता है। बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्रोत केवल संभोग के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी ऊर्जा को संतुलित करने पर जोर देते हैं। अक्सर लोग अनुभव के बाद या तो तुरंत सो जाते हैं या अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो अनुभव के बाद ऊर्जा को संभालना क्यों जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्रोत बताते हैं कि अनुभव के दौरान शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप उसे वहीं छोड़ दें तो वो बिखर सकती है या आपको बेचैन कर सकती है। अच्छा। उसे संतुलित करना, उसे पूरे शरीर में समान रूप से फैलाना जरूरी है। कोई उदाहरण? यह ठीक वैसा ही है जैसे खाना पकाने के बाद आप गैस बंद कर देते हैं लेकिन बर्तन को तुरंत नहीं हटाते, उसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो
इसे करने का कोई तरीका भी स्रोतों में बताया गया है? हाँ, और तरीके बहुत सरल हैं। जैसे कि? जैसे अनुभव के बाद कुछ देर शांत लेटे रहना या बैठना, एक दूसरे से बात करने या कुछ और करने की जल्दी ना करना, बस अपनी सांस पर ध्यान देना, उसे स्वाभाविक रूप से चलने देना। स्रोत 5-10 मिनट के छोटे से ध्यान का सुझाव देते हैं। और उस ध्यान में क्या करना है? बस अपनी आंखों को बंद करके शरीर में फैल रही ऊर्जा को महसूस करना होता है, बिना किसी जजमेंट के। ये छोटा सा अभ्यास उस ऊर्जा को शरीर में स्थिर करने में, उसे बनाए रखने में मदद करता है। और इसका फायदा? इससे मन शांत और शरीर शक्तिशाली महसूस करता है, और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग दिन भर के कामों में भी किया जा सकता है, जिससे हर काम में एक नई क्वालिटी आ जाती है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि ओशो की शिक्षाओं के अनुसार जिसे हम सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझते हैं, वो असल में एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। और अगर इसे मैकेनिकल तरीके से करने के बजाय प्रेम, ध्यान और जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए, तो ये न सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि ये आध्यात्मिक जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन सकता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर जाके रुकती है। वो क्या है? स्रोत में बताए गए जो सिद्धांत हैं, जागरूकता, प्रेम और ऊर्जा का सही उपयोग, ये केवल एक क्रिया तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। सोचने वाली बात यह है कि अगर जीवन के हर काम को, चाहे वो खाना खाना हो, किसी से बात करना हो या अपना रोज का काम करना हो, अगर हर काम को इसी स्तर की चेतना और प्रेम के साथ किया जाए, तो हमारे जीवन का पूरा अनुभव कितना बदल सकता है। शायद यही असली आध्यात्मिकता है।